चैप्टर नंबर 13 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखो एग्ज़ाम के लिए, अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने बताया था, कहानी की बात करूं तो दो चीज़ें हैं। देखो, एक कंपनी होगी, वो किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेगी, ख़रीद लेगी। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं न्यू कंपनी कि भाई ये ख़रीद रही है, और उसको बोल देते हैं ओल्ड कंपनी क्योंकि वो टेक ओवर हो गई। अच्छा, ये वैसे होता है एब्जॉर्प्शन। अमेलगमेशन में क्या होगा, उसमें भी एक कंपनी होती है ए कंपनी और एक और कंपनी होती है बी कंपनी, वो दोनों मर्ज होके एक नई एंटिटी बना लेते हैं, है ना। इसका एक इलस्ट्रेशन भी है एल और के नाम से। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस केस में ए और बी दोनों ओल्ड कंपनी हो जाती हैं और जो नई एंटिटी बनी वो है न्यू कंपनी, है ना। अच्छा, अब हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चैप्टर का क्रक्स है। देखो, हमें कुछ नहीं करना, हमें इस चैप्टर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है ना, मुंशीगिरी करनी है। ये चैप्टर का क्रक्स है मुंशीगिरी करना। तो अब देखो, हम तो ओल्ड कंपनी में भी मुंशी हो सकते हैं, क्या पता हम यहाँ पर हों, या हम नई कंपनी में भी मुंशी हो सकते हैं। तो हमें नई कंपनी की भी और ओल्ड कंपनी की भी अकाउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो अब वो अकाउंटिंग बेसिकली क्या है वो तो अभी बताऊंगा, लेकिन होता क्या है कि जब कोई भी नई कंपनी होती है ना, मान लो ये ए कंपनी, तो वो जब बी कंपनी को टेक ओवर करती है, वो कहती है भाई तुम्हारे सारे एसेट्स मेरे, ठीक है, तुम्हारी सारी लाइबिलिटीज़ मेरी, आज से मतलब तुम पूरी तरह मेरे हो गए, तुम्हारा पूरा बिजनेस मेरा। ठीक है, तो बिजनेस ही परचेज कर लिया लेट्स से। तो बी कंपनी के जो मालिक होते हैं, और मालिक का मेरा मतलब है सिर्फ दो, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उन्हें जो भी पेमेंट्स करती है ना नई कंपनी, तो या क्या होती हैं पेमेंट्स, या तो इन्हें कुछ इक्विटी शेयर्स दे रहे होंगे, या इन्हें कुछ हम प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे होंगे, कई बार तो हम इन्हें कुछ डिबेंचर्स भी दे देते हैं, और 99% सवालों में हम इनको कुछ ना कुछ कैश या बैंक से पेमेंट कर रहे होते हैं। तो इनको जो भी पेमेंट हम लोग कर रहे होते हैं उसको बोला जाता है परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा अकाउंटिंग से पहले हमारा एक मेन फोकस एरिया बन जाता है परचेज कंसीडरेशन, है ना, कि भाई नई कंपनी जो है वो क्या दे रही है पुरानी कंपनी के मालिकों को, है ना। तो ये होता है इसमें कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब जब नई कंपनी अपनी बुक्स बनाएगी तो देखो उसका नज़रिया क्या होगा, वो इस हिसाब से बनाएगी कि यार हम तो कुछ खरीद रहे हैं, हम तो बिज़नेस खरीद रहे हैं, तो वो सारी रिकॉर्डिंग करेगी अपनी टेक ओवर वैल्यूज़ पर कि भाई मैंने उसका एसेट लिया 100 रुपये का, मैंने उसकी लाइबिलिटी ली 5 रुपये की, जो भी है ना, क्योंकि नई कंपनी के पास तो नए नए एसेट्स नई नई लाइबिलिटियाँ आ रही हैं। लेकिन जब हम बी कंपनी की, पुरानी कंपनी की बुक्स मतलब बनाते ही नहीं है, पुरानी कंपनी की, इनफैक्ट हमें तो बुक्स को क्लोज़ करना है कि भैया तुम तो बंद हो गए, तो उसकी तो पूरी बैलेंस शीट जो है हमें क्लोज़ करनी होती है, तो वो बुक वैल्यू पर चलता है, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट में जो वैल्यूज़ हैं उसको वो क्लोज़ करनी। तो हमें थोड़ा सा अकाउंटिंग एक बेसिक नज़रिया क्लियर रहना चाहिए कि भाई हम नई कंपनी की बुक्स बना रहे हैं तो क्या होता है, पुरानी कंपनी की बुक्स बना रहे हैं तो क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें एक करनी होती है कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालनी है। अब परचेज कंसिडरेशन तो आप ऑब्वियसली क्योंकि पढ़ चुके हो पूरा चैप्टर, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मुश्किलात हो, उसका भी रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन आपको 80-90% क्वेश्चनों में दे ही रखी होती है ना, सारी इंग्लिश लिखी होती है, जिसको हम जनरली बोलते हैं पेमेंट्स मेथड। उसमें सब दिया होता है कि हमने उसके इक्विटी शेयर को अपने 4 शेयर दिए, हमने उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 शेयर दिए, फिर हमने उसको कैश दिया, ये वो सब बातें दे रखी होती हैं। उसका भी मैं एक छोटा सा ढांचा ऐसी समझाने के लिए बना देता हूँ, वो भी हमने इस तरह से डिस्कस करा था कि आप लिखते हो पेमेंट टू क्या दिया, फिर लिखते हो पेमेंट इन, मतलब पेमेंट टू किसको दिया, पेमेंट इन क्या दिया, और फिर अपनी एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हो, जिसमें बहुत ही सिंपल सा खेल होता है। सबसे पहले हम स्वैप रेशो लिखते हैं। स्वैप रेशो का मतलब होता है कि मान लो मैं अपने 2 शेयर दे रहा हूँ और उसके 5 शेयर के बदले में दे रहा हूँ, तो 2/5 बस। तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है, और उसके कितने शेयर्स हैं, मान लो पुरानी कंपनी के 50,000 शेयर्स हैं,
तो हम इसका मतलब अपने कितने शेयर दे रहे हैं, 20,000 शेयर दे रहे हैं, सिंपल। तो इट इज़ अ मैथमेटिक्स कि हम अपने कितने शेयर्स देंगे, 20,000 शेयर देंगे, और हमारा शेयर मान लो 14 रुपये का है, लेट से, है ना, हम 14 रुपये में इशू कर रहे हैं, तो वैल्यू आ गई लास्ट में एक तरह से कि भाई इसका मतलब हम 2,80,000 रुपये के शेयर्स दे रहे हैं, तो दिस इज़ नोन एज पीसी। तो आपको हर क्वेश्चन में दिया होता है। अच्छा, अगर ये ना हो तो इक्का दुक्का तिक्का क्वेश्चन में या 10-20% चांसेस में हम दूसरे मेथड से भी पीसी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन खुद कह देता है उसमें, तो वो होता है नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड में तो कुछ भी नहीं है, हम सामने वाली कंपनी के सारे एसेट्स देखते हैं कितने के थे, ठीक है, और उसकी सारी लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं, बस। तो जो वैल्यू बच गई तो दैट इज़ नोन एज पीसी। तो हम अपने आप क्या करते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो वो आप क्वेश्चन में देख लोगे। तो पीसी निकालना इज़ नॉट अ बिग डील। पीसी के लिए आप सिंपल क्वेश्चन को फॉलो करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करो, है ना। लेकिन हाँ, अकाउंटिंग ज़रूर डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, आप देखते रहना बस ब्रीफ में, आपने वैसे लिख रखी है। पहले नई कंपनी की बता देता हूँ, देखो, है ना, हम नई कंपनी के एंगल से सोचते हैं क्योंकि उसने सब कुछ टेक ओवर करा है, उसने सारी चीज़ें मतलब ली हैं, तो वो कैसे अकाउंटिंग करेगा, उसके बाद सब चीज़ें आ रही हैं। तो पहले आप 3 एंट्रियों पे फोकस करना, शुरू की 3 एंट्रियों पर, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपके पास कंप्लीट लिखी हुई है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, इसमें पीसी लिख लिया। सेकेंड एंट्री में हम सारे उसके एसेट्स लिख लेते हैं जो भी हमको मिले, है ना, टेक ओवर वैल्यू या मार्केट वैल्यू, कुछ भी समझ लो, है ना, और सारी उसकी लाइबिलिटीज़ लिख लेते हैं। अब लाइबिलिटीज़ में सारी आ जाएंगी, मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज़, है ना, डिबेंचर आ गए, क्रेडिटर आ गए, लोन्स आ गए, ये सब आ गया। और 2 बिजनेस परचेज। तो अगर आप इन दोनों एंट्रियों को ध्यान से देखो तो बिजनेस परचेज जो है वो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर डेबिट होता है और सेम अमाउंट से नीचे क्रेडिट भी हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन हाँ, सेकेंड एंट्री में हमारा एक बैलेंसिंग फिगर बचता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, ऊपर बचेगा तो गुडविल में डाल देते हैं, ठीक है। लॉजिक आपको बता ही रखे थे कि भाई महंगे में ख़रीद रहे हो या सस्ते में ख़रीद रहे हो, तो ये बैलेंसिंग फिगर बच जाता है। अच्छा, तीसरी एंट्री भी देख लो। तीसरी एंट्री में हम क्या करते हैं, जो लिक्विडेटर वाली लाइबिलिटी हमने क्रिएट करी ऊपर कि पुरानी कंपनी के मालिकों को पैसा देना है, तो उस लाइबिलिटी को अब हम थर्ड एंट्री में ख़त्म कर देते हैं। तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट हो गई, जो भी लाइबिलिटी है पीसी, और अब हम जो दे रहे होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मान लो हमने अपने शेयर्स इशू करके दिए उसको, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, हमने अपने प्रेफरेंस शेयर दिए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गई, हमने अगर मान लो कुछ उसको कैश या बैंक या डिबेंचर्स दिया, मान लो डिबेंचर दिया तो डिबेंचर आ गया, कैश दिया कैश आ गया, बैंक दिया बैंक आ गया, और ज़्यादा दामों पर शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करे तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया, बस। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है। तो शुरू की 3 एंट्री आप सबसे पहले कर लो। शुरू की 3 एंट्री का मतलब हो गया कि एटलीस्ट आपने पीसी निकाल ली, और पीसी निकाल के आपने नई कंपनी की बुक्स में जो एंट्री करनी है वहाँ तक आप पहुँच गए, ठीक है। यहाँ तक हो गया, 3 तक तो आपको बिल्कुल सॉलिड रखना है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद तो बस आप आँख मीचो और क्वेश्चन पढ़ो, एक एक क्वेश्चन के पॉइंट के हिसाब से एंट्री होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। मेन नई कंपनी की बुक्स में बस ये एंट्री होती है। अच्छा, और इसके अलावा क्या हो सकता है, कई बार वो कह देगा कि उसके और मेरे ट्रेड पेबल उसके ट्रेड रिसीवेबल थे, या मेरे ट्रेड रिसीवेबल उसके ट्रेड पेबल थे, तो हम एक एक कॉन्ट्रा आइटम कैंसिल ऑफ कर दें। तो ट्रेड पेबल डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, मतलब लाइबिलिटी और एसेट दोनों को ख़त्म कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन में होगा तो ही करना, क्वेश्चन में नहीं होगा तो मत करना। अच्छा, कई बार वो कह देगा कि आप पुरानी कंपनी के खर्चे पे कर रहे हो, तो भाई मैं क्यों पे कर रहा हूँ, है ना, ये भी आपको समझाया था कि भाई मैं क्यों पे कर रहा हूँ। तो हम मानते हैं कि अगर आप पुरानी कंपनी के खर्चे पे कर रहे हो
तो ये कोई हमारा रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस नहीं है, मैं पीएनएल में डेबिट नहीं करूँगा, है ना, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस नहीं है। हम अपने गुडविल या कैपिटल रिजर्व से ही एडजस्ट करेंगे। तो ऊपर आपका बैलेंस आ रहा होगा ना गुडविल मान लो, या कैपिटल रिजर्व जो भी आ रहा होगा, तो मैं गुडविल लिख रहा हूँ मानते हुए, तो हम गुडविल से ही एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि ये भी हम मानेंगे कि हम पुरानी कंपनी के अगर खर्चे पे कर रहे हैं तो इसका मतलब भाई गुडविल है ये तो उसकी, है ना, तो हम गुडविल से भी डेबिट कर देते हैं गुडविल को, अगर हम पुरानी कंपनी के खर्चे पे कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा अगर क्वेश्चन कह दे कि भाई जो आपने लाइबिलिटीज़ टेक ओवर करी थी उन्हें आप सेटल कर रहे हो, तो ये तो 11th क्लास की एंट्री है। लाइबिलिटी सेटल करने के लिए लाइबिलिटी को डेबिट कर दोगे, और अगर पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक लिख लोगे, और अगर कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो तो नई लाइबिलिटी को लिख लोगे। ये हो गया, है ना। तो ये 3 एंट्री तो मतलब क्वेश्चन में होगी तो करनी है, नहीं तो छोड़ो, है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है वो क्वेश्चन कह देता है कि पुरानी कंपनी के कुछ रिजर्व थे, स्टैट्यूटरी रिजर्व, है ना, और अब हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। तो अब हमें अपनी बुक्स में रिज़र्व क्रिएट करना है, तो स्टैट्यूटरी रिज़र्व को क्रेडिट कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरे लिए कोई रेवेन्यू नेचर या रोज़मर्रा की बात नहीं है। अगर रोज़मर्रा की बात होती तो मैं तो अपने फ्री रिज़र्व से डेबिट कर लेता, लेकिन मैं अपने फ्री रिज़र्व से डेबिट नहीं कर सकता, है ना। मतलब अगर बैलेंस शीट के एंगल से समझाऊँ तो मेरी लाइबिलिटी साइड पर रिज़र्व तो क्रिएट हो गया, लेकिन मैं अपने फ्री रिज़र्व को या पीएनएल को डेबिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे लिए रोज़मर्रा की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक नकली फर्जी ड्रामा करने के लिए एक फिक्टिशियस एसेट क्रिएट कर लेते हैं। इस फिक्टिशियस एसेट का नाम है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। तो ये एक फिक्टिशियस एसेट है, तो हमने अपनी बैलेंस शीट में एक फिक्टिशियस एसेट क्रिएट करके ड्रामा कर लिया। तो एक तरफ रिजर्व क्रिएट कर लिया लाइबिलिटी, और दूसरी तरफ फिक्टिशियस एसेट क्रिएट कर लिया। तो ये क्वेश्चन अगर बोलेगा तो करनी है, मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व पुरानी कंपनी के अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो करनी है, नहीं तो नहीं करनी। अच्छा, और क्या हो सकता है, एक बड़ा ही छोटा लेकिन स्पेशल पॉइंट होता है। अब मान लो जी हमारे कुछ गुड्स थे जिनकी कॉस्ट थी 100, ठीक है, और मैंने वो गुड्स बेच दिए 120 रुपए के। अब जिस कंपनी को बेचे उसके पास ये गुड्स अनसोल्ड रह गए, यानी क्लोजिंग स्टॉक, और अब मैंने उसी कंपनी को ख़रीद लिया है, यानी वो कंपनी को मैंने टेक ओवर कर लिया। तो अब जब मैं उसकी बैलेंस शीट से सारी चीज़ें अपने पास लाऊंगा, उसकी सारी लाइबिलिटीज़ लूँगा, उसके सारे एसेट्स लूँगा, तो टेक ओवर करते करते मेरे पास उसका क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा 120 रुपये में, वो 3 डब्बे। तो अब मेरी नज़र पड़ जाएगी इस पर कि अरे ये तो वही 3 डब्बे हैं जो मैंने बेचे थे, और मुझे इनकी ओरिजिनल कॉस्ट पता है, मुझे पता है ये तो 100 रुपये के थे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है इसमें स्टॉक के अंदर 20 रुपये छुपा हुआ, वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो अब मुझे अपनी बैलेंस शीट से क्लोजिंग स्टॉक को घटाना है ना। तो मैं 20 रुपये घटाने के लिए स्टॉक को तो क्रेडिट कर दूंगा, लेकिन डेबिट किसे करूंगा, मेरा नुकसान हो रहा है। तो अब नॉर्मली तो बच्चा कहता है भाई नुकसान हो रहा है तो पीएनएल को डेबिट कर दो, लेकिन ये मेरे लिए रोज़मर्रा का नुकसान नहीं है, ये कोई रेगुलर रेवेन्यू नेचर एक्टिविटी नहीं है, तो हम पीएनएल को डेबिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, वही या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी होता है ऊपर, उसी के थ्रू एडजस्ट करते हैं। तो ये एंट्री करते हैं, जो भी होगा डिपेंड्स अपॉन एंट्री नंबर 2। तो ये भी आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ है तो। अच्छा, इसके अलावा 90% सवालों में कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ और बोल दे कि भाई ये कर दो, ये हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुई, तो वो आप एक नॉर्मल जर्नल एंट्री कर दो अपने कॉमन सेंस से, जैसे 11th 12th में करते थे। मान लो उसने कहा ये पे हो गया, ये खरीद लिया, वो कर लिया, तो दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हो गई न्यू बुक्स की बेसिक जर्नल एंट्री। अच्छा, अब इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी देखो AS 14 ये कहता है कि अगर 5 कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर मैं इसको परचेज़ नहीं मानूंगा, फिर मैं मानूंगा कि आप सामने वाली कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हो।
तो वो भी थ्योरी पता होनी चाहिए कि भाई अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो जिसको हम बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर इसका मतलब AS14 कहता है कि ये परचेज नहीं है, फिर ये मर्जर होता है। अब वो क्या है, 5 कंडीशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि भाई 90% शेयर होल्डर्स जो होते हैं, है ना, वो इस नई कंपनी के भी शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो जो ओल्ड शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें से कम 90% नई कंपनी के भी इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं। PC जो है उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं, नई कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर्स देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशंस तो ये है कि सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ इंक्लूडिंग रिजर्व सब कुछ, है ना, सब टेक ओवर हो जाते हैं, और वो भी बुक वैल्यू पर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि कोई नफ़ा नुकसान नहीं, सीधा बुक वैल्यू पर टेक ओवर कर लेते हैं। और नई कंपनी भी वो सेम बिजनेस कैरी कर रही होती है जो पुरानी कंपनी कर रही होती है। तो ये 5 कंडीशनें सेटिस्फाई होती, मतलब हम ये मानते हैं कि ये मर्जर हो रहा है। हालांकि क्वेश्चन तो खुद देगा आपको एग्जाम में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, कि भैया मर्जर हो रहा है। तो हमारी अकाउंटिंग फिर थोड़ा सा ना चेंज हो जाएगी, हमारी अकाउंटिंग एंट्रियाँ हल्की सी चेंज हो जाएंगी। तो हल्का सा चेंज दिखा देता हूँ क्या हो जाएंगी, है ना। पहली 3 एंट्रियों पर ही फोकस करना। देखो, पहली एंट्री तो हो जाएगी बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है, इसमें तो आप लिख लोगे PC। दूसरी एंट्री बस देख लो, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। अब आप उसके सारे एसेट्स ले लोगे लेकिन बुक वैल्यू पर लोगे, है ना। उसकी सारी लाइबिलिटीज़ ले लोगे लेकिन बुक वैल्यू पर ले लोगे। और मज़ेदार बात ये होता है मर्जर में आप उसके सारे रिजर्व्स भी ले लोगे, परचेज मेथड में ये नहीं होता। तो ये इसमें यूनिकनेस है, ध्यान रखनी है कि आप उसके सारे रिजर्व्स भी ले लोगे। और 2 बिजनेस मर्जर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बिजनेस मर्जर आपस में कट गया। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हम रिजर्व में ही डाल देते हैं, चाहे ऊपर बचे या नीचे बचे। मतलब ऊपर बचेगा तो रिजर्व कम हो जाएगा, नीचे बचेगा तो रिजर्व और बढ़ जाएगा। तो मतलब हम अपने बैलेंसिंग फिगर को एक फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व से ही मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। बाकी थर्ड एंट्री सेम, मतलब ऐसे टिक लगा देता हूँ, वो तो PC पे करने की है। कॉन्ट्रा आइटम सेम, ठीक है, बाकी सेम। हाँ, बस जो एक्सपेंस पे करते हैं या जहाँ पर हमने अनरियलाइज प्रॉफिट हटाया, उन सब जगहों पर गुडविल की जगह बस, जैसे यहाँ पर गुडविल था पुराने में, या यहाँ पर एक्सपेंस पे करते समय गुडविल था, तो बस गुडविल की जगह यहाँ पर जनरल रिजर्व हो जाएगा। मर्जर मेथड में गुडविल नहीं आएगा। तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मर्जर के अंदर एंट्रियों में गुडविल की जगह जनरल रिजर्व के माध्यम से आप एडजस्ट कर दोगे, है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट में लिखवाया भी था। तो मेन आपकी नई कंपनी की बुक्स में ये एंट्रियाँ इस तरह से चलती हैं, ठीक है। तो अब देखो, याद आई? चलो ठीक है, तो ये तो हो गई नई कंपनी की बुक्स। अब ओल्ड कंपनी जो होती है, देखो ओल्ड कंपनी है ना, ओल्ड कंपनी को बुक्स क्लोज करनी है तो उसकी क्या एंट्री है, उसकी कैसे पोस्टिंग करनी है, दोनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा। देखो ओल्ड कंपनी जो होती है उसकी तो बैलेंस शीट गिवन है। मान लो ये उसकी एक बैलेंस शीट ऐसे ही बना रहा हूँ, मतलब ड्रामा करने के लिए। मान लो ये बैलेंस शीट गिवन है, उसमें उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, मान लो 100 रुपये की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 200 रुपये की, ठीक है। और कुछ हमारे मान लो रिज़र्व दे रखे हैं 300 रुपये के। इसके अलावा हमारी कुछ लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, सन्ड्री लाइबिलिटी 400 रुपये की, ठीक है। और एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं मान लो 500 रुपये के, करंट एसेट्स दे रखे हैं अपने को 400 रुपये के, और फिक्टिशियस छोड़ो, करंट एसेट भी दे रखे हैं मान लो 500 रुपये के, ठीक है। ये बैलेंस शीट है। अब ओल्ड कंपनी को क्या करना है, ओल्ड कंपनी में सबसे पहला होता है स्टेप कि भाई इसको तो अपना सब कुछ क्लोज करना है ना। तो ये क्या क्या लेजर बनाएगी, देखो रेलिवेंट। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगी, है ना। एक बनाएगी बड़े मालिक का मतलब हो गया इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। एक बनाएगी छोटे मालिक, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, है ना। मेनली ये 3 बनाएगी। बाकी कैश अकाउंट तब बनाएगी अगर वो टेक ओवर ना हुआ हो तो। अब इसमें स्टेप क्या होता है कि पहला स्टेप ये है कि हम पूरी बैलेंस शीट को खाली कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 रुपये वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में चला गया,
रिज़र्व क्योंकि वो भी मालिकों का है, बड़े मालिकों का है, तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ही क्रेडिट साइड पर चला गया। ठीक है जी। बाकी जो एसेट लाइबिलिटीज़ बचते हैं, क्योंकि वो तो अब शेयर होल्डर अकाउंट में डालेंगे नहीं, वो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाते हैं। भाई फिक्स्ड एसेट 500 रुपये यहाँ चला गया, करंट एसेट ये भी यहाँ चला गया, हमारी लाइबिलिटीज़ 400 रुपये ये भी यहाँ चली गई। तो पहला स्टेप होता है कि पूरी बैलेंस शीट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी खाते में। तो स्टेप 1 में हमारी पूरी बैलेंस शीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। ये हो गया स्टेप 1। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम नई कंपनी से, न्यू कंपनी जो है उससे पीसी मांगते हैं। हम कहते हैं भाई पैसे दो भाई, तो उसकी एंट्री हो गई। एंट्री यहाँ लिखता रहता हूँ, पोस्टिंग दिखाता रहूँगा। न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो मान लो आपने नई कंपनी को अपना पूरा बिजनेस मान लो 650 रुपये में बेच दिया, तो एंट्री हो गई न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसकी पोस्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगी न्यू कंपनी अकाउंट के नाम से 650, है ना। अच्छा, फिर हम कहते हैं नई कंपनी से कि भाई लाओ पैसे दे दिए, अब एक काम करते हैं, हम नई कंपनी को कहते हैं कि भाई अब तुम हमें कैसे दोगे 650 रुपये। तो नई कंपनी देखो, मान लो ऐसे लिख रहा हूँ, हमें अपने इक्विटी शेयर्स दे देती है, लेट से 350 रुपये के, हमें अपने प्रेफरेंस शेयर्स दे देती है, लेट से 300 रुपये के। तो हम एंट्री कर देते हैं इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी टू न्यू कंपनी। तो इससे क्या होता है, न्यू कंपनी आपस में मतलब कैंसिल आउट हो गए। और थर्ड एंट्री में वो और देख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है, हम ये जो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स मिले, ये हम किन को दे देते हैं। मान लो इक्विटी शेयर होल्डर को हमने 350 दे दिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए। तो जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं ये दोनों, ये हम क्रेडिट कर देते हैं अगली एंट्री में, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो लेट से हमने अपने इक्विटी शेयर होल्डर को 350 दे दिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 300 दे दिए, तो अगली एंट्री में ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो बस अब इसकी पोस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डेबिट साइड आ जाती है 2 350, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में भी डेबिट साइड आ जाती है 2 300। तो हमने पुरानी कंपनी ने, मतलब नई कंपनी से देखो पीसी मांगी, एंट्री नंबर 1, उसने हमें शेयर्स दिए एंट्री नंबर 2, और वो शेयर्स हमने अपने शेयर होल्डरों को दे दिए एंट्री नंबर 3। इन 3 एंट्रियों को मतलब एक ऑर्डर वाइज आप ध्यान रखो कि करना है। बाकी इसके अलावा तो जो क्वेश्चन में कभी कभार होता है कि आपने अपने कुछ रिमेनिंग एसेट्स जो थे वो बेचे, वैसे तो इसमें सब कुछ ही टेक ओवर हो गया तो कुछ बेचना पड़ेगा नहीं, अगर एक्सपेंसेस पे करे तो उसकी एंट्री हो जाएगी, वो सिंपल है। फिर क्लोजिंग कैसे करनी है वो देख लो। क्लोजिंग करते समय आपको सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज करना है। तो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज करोगे तो इसमें बैलेंस बचेगा आपका 100 रुपये, है ना। इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं और उसके बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैश अकाउंट इसमें है नहीं तो छोड़ दो। फिर उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे तो उसमें भी एक बैलेंस बचेगा, या तो फ़ायदा होगा या लॉस होगा। तो जैसे इसमें लॉस बच रहा है ना, इसमें आपका लॉस कितना बच रहा है, 50 रुपये का। तो ये लॉस आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब ये 50 रुपये का जो लॉस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो टू रियलाइजेशन। और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जो होता है ना, वो हमेशा आपका एंड में टैली करता है, क्योंकि बुक्स क्लोज हो गई। तो जैसा कि यहाँ पर टैली कर रहे हैं। तो ओल्ड कंपनी की बुक्स क्लोज करना तो मतलब एक समझ लो एक आर्ट है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले बैलेंस शीट खाली करा, स्टेप 1, उसके बाद नई कंपनी से पीसी मांग लो, वो शेयर्स दे देगा, उन शेयर्स को अपने मालिकों को दे दो और बस लेजर में पोस्ट कर दो। 3 मेन लेजर बनाने हैं, रियलाइजेशन और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर है तो, नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर मेन। और इक्विटी शेयर होल्डर आपका टैली कर जाएगा तो आप समझ जाओगे कि बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी कंप्लीट हो गई। तो इसका बस एक क्वेश्चन आप मार्क कर लो, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 5 है, इसको मतलब एक बार कंप्लीट सॉल्व कर लेना, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ क्या है। इसमें वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड को एक्वायर करा, ठीक है। तो ये नई कंपनी हो गई, ये ओल्ड कंपनी हो गई।
अब जेड लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में तो अपना नॉर्मल ये एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ये वो नोट्स दे दिए, ये सब हो गए, रिजर्व, बोरोइंग वगैरह वगैरह, ठीक है। अब पॉइंट्स देखो है क्या, फ्लो क्या है क्वेश्चन का वो देखना। वाई लिमिटेड ने सारे एसेट्स टेक ओवर कर लिए एक्सेप्ट कैश, ठीक है, कैश टेक ओवर नहीं करा, एंड सारी लाइबिलिटीज़ टेक ओवर कर ली एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये बात मतलब हमारे ओल्ड कंपनी की जब बुक्स बनाएंगे तब ध्यान में रखनी है कि कैश अलग अकाउंट बना लेंगे और इंटरेस्ट उसने टेक ओवर नहीं करा तो वो फिर हमें खुद पे करना पड़ेगा। बाकी फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि 2 लाख रुपए 7% डिबेंचर इन वाई लिमिटेड फॉर एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स इन जेड लिमिटेड फॉर द पर्पज ईच डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज ₹105। तो ये मतलब ये है कि पुरानी कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, है ना, 2 लाख रुपए के हैं, हम उन्हें अब अपनी कंपनी के मतलब नई कंपनी जो है उन्हें अपने 2,10,000 रुपए के 7% डिबेंचर देगी न्यू कंपनी पुराने डिबेंचर होल्डर को, ठीक है ना। तो ये एक तरह से लाइबिलिटी वाला वो पॉइंट बन गया कि भाई नई कंपनी पुरानी कंपनी की लाइबिलिटी को सेटल कर रही है, उनके 2 लाख रुपए के बदले में अपने 2,10,000 रुपए के डिबेंचर दे रही है ना। ये लाइबिलिटी का एक पॉइंट बन गया। अच्छा, अगला 2 पॉइंट देखो बड़े ध्यान से। अब हर प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलेगा, 10 रुपये कैश एंड 19% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इन न्यू कंपनी। तो ये परचेज कंसिडरेशन के लिए आप कंसिडर कर लोगे। अच्छा, अगला पॉइंट भी पढ़ लो। 1 इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड, उसको क्या मिलेगा, 20 रुपये इन कैश एंड 1 इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड ऑफ 100 ईच हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 140। तो इसका मतलब है इसमें 40 रुपये आप प्रीमियम भी ले रहे हो। तो मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कैश दे रहे हो और प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो, और इक्विटी शेयर होल्डर को भी कैश दे रहे हो और इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो मैं नीचे दिखा देता हूँ, तो आपकी पीसी निकल जाएगी, है ना, आपने निकाल भी रखी होगी। तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स को 40,000 कैश दे रहे हो और 4 लाख रुपए के शेयर्स दे रहे हो, तो 4,40,000 तो हो गई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, और इक्विटी शेयर को 20 रुपये कैश दे रहे हो और 11,20,000 के शेयर्स दे रहे हो, तो 12,80,000 हो गई आपकी इक्विटी शेयर्स के लिए पीसी। कुल मिलाकर टोटल पीसी बन गई 17,20,000 की, है ना। तो ये आपका पॉइंट 2 और 3 से काम हो गया। अच्छा, पॉइंट 4 उसमें दे रखा है, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय वाई लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। अब पुरानी कंपनी के एक्सपेंसेस भी नई कंपनी कह रही है मैं पे कर दूंगी, तो इसकी मैंने अभी एंट्री लिखी थी ना, नई कंपनी क्या एंट्री करेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बाकी लिखा है एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 12,500, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंस हुए वो 12,500 के हुए, तो पुरानी कंपनी का खर्चा जो हुआ वो 12,500 का हुआ बस। उसके बाद देखो लिखा है वाई लिमिटेड वैल्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग एट 5,50,000, प्लांट एंड मशीनरी एट 6,50,000 एंड पेटेंट्स एट 20,000 ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ अमेलगमेशन, है ना। तो नई कंपनी जो होती है ना, वो तो टेक ओवर वैल्यूज़ पर चीज़ें रिकॉर्ड करती है, तो उसने लैंड एंड बिल्डिंग को अलग वैल्यू पर टेक ओवर करा, प्लांट एंड मशीन को अलग वैल्यू पर टेक ओवर करा और पेटेंट को अलग वैल्यू पर टेक ओवर करा। तो इन तीनों को आप टेक ओवर वैल्यू पर टेक ओवर करोगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो अपना नॉर्मल बुक वैल्यू पर ही ले लोगे, है ना। जैसे इन्वेंट्री हो गई, ट्रेड रिसीवेबल हो गए, कैश उसने टेक ओवर करा नहीं, या गुडविल हो गई, बस। तो ये क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन पूरा बनाओगे ना खुद, जिसमें नई कंपनी की बुक्स भी बनानी है और ओल्ड कंपनी की भी, तो इसमें पूरा प्रोसीजर दे रखा है। बाकी आप खुद एक बार करके देखना, मैं वैसे दिखा देता हूँ मोटा मोटी कि कैसे काम चलेगा। तो इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि क्लोज़ कैसे करते हैं। तो ये तो ओल्ड कंपनी की बुक्स है जो क्लोज़ हो रखी हैं, और नई कंपनी की बुक्स में जो एंट्री होंगी वो देखो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ जेड, इसमें देखो पीसी आ गई 17,20,000। उसके बाद सारे एसेट्स टेक ओवर कर लिए, है ना, और बैलेंसिंग फिगर ये बचेगा गुडविल के अंदर, सारी लाइबिलिटीज़ टेक ओवर कर ली और 2 बिजनेस परचेज कैंसिल आउट हो गया। तो ये सेकेंड एंट्री हो गई। उसके बाद लिक्विडेटर को जो हम पीसी देते हैं, थर्ड एंट्री है वो हो गई, लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड 2, कैश दिया, प्रेफरेंस शेयर दिए, इक्विटी शेयर दिए और प्रीमियम पे दिए।
उसके बाद देखो लाइबिलिटी सेटल वाला पॉइंट आ गया, उसके डिबेंचर्स को हमने अपने डिबेंचर्स दिए। उसके बाद हमने उसके एक्सपेंस पे करने वाला पॉइंट आ गया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, देखो 10,000 रुपये। तो नई कंपनी की बुक्स में बस यही एंट्री होंगी, और कोई पॉइंट इसमें थे नहीं। और ओल्ड कंपनी की बुक्स अगर बनाएंगे हम, वो इसमें स्टेप्स दे रखे हैं लेकिन आप खुद करके देखना, तो आपका इसमें मतलब इन्होंने बनाकर दिखा रखा है ऐसा रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट बनेगा। और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट अगर आप बनाओगे तो वो टैली भी कर जाएगा, मैच हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मतलब आप अपने रिवीजन के लिए रख लो बस, बाकी करके देखना खुद से, क्लास में भी हमने करा है। तो इससे आपको सारे स्टेप्स रिवाइज हो जाएंगे, नई कंपनी के भी और ओल्ड कंपनी के भी, है ना। तो ये रिवीजन के लिए बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा बस। तो ये है टोटल।